नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उन्हें हम डिकोड करते हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। फ्रंट पेज आर्टिकल है, बहुत ही आप कह सकते हैं एक सिर्फ इसमें डेटा है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी बाइंग हिट्स रिकॉर्ड ₹45,000 करोड़ इन मार्च। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स पब्लिक इनको पैसा देती है फंड मैनेजर्स को, और ये पैसा मैनेज करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने 45,120 करोड़, ठीक है, कि डोमेस्टिक स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स बाय किए हैं। ये अभी तक की हाईएस्ट बाइंग है किसी एक महीने में। इसके पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं, 45,120 करोड़ के पहले मार्च 2020 में 30,285 30,285 करोड़ की बाइंग हुई थी, जो हाईएस्ट थी किसी एक महीने में। तो ये अभी बना है एक नया रिकॉर्ड। और इसमें रीज़न इसका क्या है, देखिए सबसे पहले तो जो शार्प इंटरेस्ट आया है, ऑफकोर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी चल रही है बहुत अच्छी। साथ में अब इंडिया में भी लोगों के अंदर क्रेज़ आ रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें, तो वो SIPs कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स भी इतने बड़े बड़े लेवल पे बाइंग कर पा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं, जो छोटी कंपनियां होती है, उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली मार्च के महीने में, क्योंकि ये जो पैसा गया है, मैक्सिमम पैसा गया है कहाँ पे, ये गया है लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस महीने लार्ज कैप में देखने को मिली कुछ बड़े स्टॉक्स में। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। दूसरा आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग PMI एट 16-year हाई, हायरिंग पिक्स अप। किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। अच्छा, अगर आपसे किसी की डिबेट हो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है और एक आदमी कहे कि नहीं कर रहा है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्रो कर रहा है? क्या तरीका है? उसके लिए एक इंडेक्स है, एक इंडिकेटर है, आप कह सकते हैं, इसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ये है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 2023-24 में बहुत ही स्टेलर नोट पे क्लोज हुआ, क्योंकि जो हेडलाइन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये 16-year हाई पे है, 59.1 पे है, अप फ्रॉम 56.9 इन फरवरी। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यूजुअली कहते हैं कि 50 से ऊपर हो तो बढ़िया है, और ये कितना चल रहा है? 59.1, जो कि 16-year हाई पे है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे आपको एक सब्सटेंशियल एक प्रूफ होना चाहिए, आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए जब भी आप इकोनॉमी की या ग्रोथ की बात करते हैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कैसे है वो आप इस इंडिकेटर के बेसिस पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई, और फरवरी में अगर लास्ट ईयर देखें तो ये था 56.9, जो अब हो चुका है 59.1। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स बिगिन टू अनवाइंड बाय इंडिया सेल चाइना प्लान। यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जितने भी बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब इन्होंने नया प्लान अनवाइंड करना शुरू कर दिया। क्या है ये प्लान इन्वेस्टमेंट का? बाय इंडिया सेल चाइना, मतलब आगे देखते हैं। A popular equity strategy to buy India sell China has reached an inflection point for some investors. Lazard Asset Management, Manulife Investment Management and Candriam Belgium NV are pairing exposure to India after a record-breaking rally. They are pivoting to former favorite China as Beijing support for its economy spurs a recovery in industrial profit and manufacturing. क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तक, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म थी जो क्या कर रही थी? इंडिया बाय कर रही थी, चाइना को सेल कर रही थी। इंडिया में बाय कर रही थी, चाइना में सेलिंग कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी रही होगी, क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़े ही जा रहा है। चाइना का स्टॉक मार्केट पिछले 20 साल के लो को भी तोड़ चुका था कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ पे तो अच्छी खासी गिरावट रही। तो सेल करने से वहाँ फ़ायदा रहा, बाय करने से इंडिया में बहुत फ़ायदा रहा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जैसे कि लजार्ड एसेट मैनेजमेंट, मैन्यूलाइफ और इसके अलावा कैंड्रियम बेल्जियम एनवी, ये क्या कर रहे हैं? अब इंडिया से एक्सपोजर अपना कम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडिया से एसेट्स थोड़े सेल करेंगे और अब चाइना की तरफ ये दोबारा बाइंग के मूड में देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे क्या है,
ये इनका ये कहना है कि अब चाइना में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है अब ये वर्क करना हमें दिख सकती है कि अब ये काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो क्योंकि बीजिंग जो है वहाँ की सरकार है वो अब अच्छे से सपोर्ट करेगी, ठीक है, और रिकवरी होगी इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है कि कैसे फंड्स जो हैं अब ये बाय कर रहे हैं चाइना की पॉलिसी सपोर्ट को, और ये इनफ होगा कि ये जो पॉलिसीज होंगी ये चाइना की ग्रोथ को रिवाइव कर पाएंगी। तो अगर आप मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक्स देखें वो अभी भी इंडिया को ऐसा की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हैं अगले 10 सालों के लिए, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़े कॉशियस है क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही उन्हें लगता है कि वैल्यूएशंस इंडिया में महंगे हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, और चाइना में भी वैल्यूएशंस बड़े कम हो गए हैं। तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो चाइना में भी थोड़ा एक्सपोजर अब अपना बढ़ाएं फिर से, क्योंकि चाइना सस्ता होते जा रहा है और सस्ता होते जा रहा है चाइनीज़ कंपनीज। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन कम होते जा रही है, स्टॉक प्राइस जितना गिरेगा उतनी वो सस्ती होते जाएंगी। तो चाइना जैसे जैसे सस्ता होते जा रहा है, अगर देखें तो उनके जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही कम वैल्यूएबल हो गए हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट केस अब और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था वो तो कम हो गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन अब नए इन्वेस्टमेंट का केस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जो नए इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकते हैं क्योंकि इतने कम वैल्यू पे मिल रही है वहाँ कंपनीज, वहाँ अच्छी अच्छी कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज बहुत ही कम वैल्यू पे मिल जा रही है इस वक्त। तो यहाँ पे काफ़ी, इसीलिए आप देखेंगे एक इंडिकेशन जा रहा है कि सारे फंड जो हैं ये चाइना की तरफ भी इंटरेस्ट शो करें। जो फंड मैनेजर्स के चाइना पोर्टफोलियो हैं वो इंडेक्स वेट के साथ रहेंगे, जबकि इंडिया यहाँ पे देखेंगे तो रिच वैल्यूएशंस इंडिया में ऑलरेडी हो गए हैं सबसे पहले, ठीक है। वैल्यूएशंस आप कैसे देखते हैं? जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, मतलब एक कंपनी कितना कमाती है उसके अगेंस्ट कितना उसका स्टॉक प्राइस है, ठीक है। अगर यही आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया इन्हें उसके कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड लग रहा है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। कुछ दिनों के लिए वो चाहेंगे कि इंडिया के कुछ स्टॉक सब हटा दें क्योंकि उन्हें लगता है ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और उसके बाद दोबारा से एंटर करें जब मार्केट थोड़ा नीचे आए। तो यहाँ पे आउटलुक जो है इंडिया का बूमिंग इकोनॉमी का है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो फिर से मेजॉरिटी के साथ आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट आना ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, लेकिन मेजॉरिटी रहना चाहिए ताकि पॉलिसी स्मूथली चल पाए, राइट। गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन ले पाएँ और अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें मोर देन 90% ऑफ इमर्जिंग मार्केट फंड्स आर एडिंग बैक देयर पोजीशंस इन मेनलैंड चाइनीज शेयर्स। 90% ऑफ इमर्जिंग मार्केट किसे कहते हैं हम? वो इकोनॉमीज जो डेवलप हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग। तो इमर्जिंग मार्केट्स भी उन्हीं को कहा जाता है। तो 90% इमर्जिंग मार्केट फंड्स, वो फंड्स जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त वो अपने पोजीशंस दोबारा से मेनलैंड चाइनीज शेयर्स में लगा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वो वापस से अपनी पोजीशंस को अगर आप देखें तो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है शॉर्ट टर्म में। इसमें क्या इंडिया को नुकसान हो सकता है? थोड़ा बहुत। इंडिया ऑलरेडी देखिए मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, तो क्या हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन है, तो बहुत ही नेचुरली है, मार्केट ऊपर नीचे ऐसे चलता है, राइट। एक लीनियरली नहीं चलता रहेगा कि सिर्फ ऊपर जा रहा है। और चाइना में भी लीनियरली ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरे ही जा रहा है, क्योंकि 20 साल के लोज तोड़ चुका है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी आना वहाँ पे बहुत ही नेचुरल है, और इंडिया में थोड़ा बहुत करेक्शन आना इज़ वेरी नेचुरल, राइट। लोग के पास पैसे भी कम पड़ गए हैं, राइट। लोग लेना चाहते हैं शेयर्स, लेकिन इतने जल्दी बढ़ गए कुछ शेयर्स अच्छी कंपनीज कि लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा नीचे आए ताकि वो और ऐड कर पाएँ। तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ये बात नहीं है इंडिया के लिए कि इंडिया में पैसा आना बिल्कुल कम हो जाएगा और चाइना में चला जाएगा वो पैसा। नहीं, इंडिया अभी भी ग्रोथ में उससे आगे है और पोटेंशियल अभी इंडिया में अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात डरने की नहीं होनी चाहिए कि इंडिया का लॉस होगा क्योंकि लोग चाइना में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आते हैं आखिरी आर्टिकल पे। वर्ल्ड बैंक लिफ्ट्स इंडियाज FY25 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.6%। अब देखिए बहुत ही नॉर्मल आर्टिकल जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, ब्लूमबर्ग, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक, ठीक है, ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके सब इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे इन्होंने इंडिया के फिर से मॉडिफाई कर दिया फोरकास्ट को और बढ़ा दिया है 20 बेसिस पॉइंट से। अब उन्हें लगता है इंडिया ग्रो करेगा 6.6% से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है अब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और ज़्यादा हो रही है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा आ रही है, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या लग रहा है कि अब यहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है।
इसके अलावा इन्होंने रिविजन्स किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो रीबाउंड देख रहे हैं कि फास्टर देन एंटिसिपेटेड है। वहाँ पे रिकवरी अच्छी आ रही है क्योंकि रिसेशन आ गया था दोनों इकोनॉमीज में। पाकिस्तान की भी हालत ख़राब हो गई थी, श्रीलंका में भी आप देख रहे थे किस तरीके से क्राइसिस हो गया था जहाँ इंडिया ने मदद का हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पे भी रिकवरी अच्छे रेट से आ रही है, इनका ये कहना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस और इंडस्ट्री ये रोबस्ट रहने वाला है इंडिया में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया सेक्टर है, इस वक्त अच्छा बूम आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया की ग्रोथ को। रियल एस्टेट एक्टिविटी बहुत अच्छा है और इन्फ्लेशन बहुत ही नॉर्मल है, आरबीआई इसे कंट्रोल कर पा रही है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के लिए भी वो लोग काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इंडिया का जो ग्रोथ पिकअप है नियर टर्म में ये पब्लिक सेक्टर पे रिलाई करता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, जो कि वीक है। तो पब्लिक सेक्टर पे रिलाई कर रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स बढ़ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट भी थोड़े कम आए, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है। तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, बट हमें लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब लोन्स वगैरह थोड़े सस्ते हो जाएंगे तो और बेटर हमें देखने को मिल सकता है। यूजुअली अभी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा होगा कि लोग इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, पैसा रेज कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो लोन लेने की जगह पे शेयर्स बेच रही हैं क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है, शेयर प्राइस बढ़े जा रहा है कंपनीज का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छा खासा महंगा है, तो लोन्स देना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो ये इसका एक रीज़न है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।